सो गाइस आई होप यू आर डूइंग वेल। ये वीर वेलकम टू स्टेल और फैमिली। तो कैसे हो मेरे दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पायदान काफी अच्छे से रख रहे हो। देखिए यार, दुनिया में ना प्रॉब्लम हर एक इंसान के सामने आती है और वो रेगुलर आप लोगों की लाइफ में बनी भी रहती है। पर लेकिन उसी प्रॉब्लम के साथ में डील करते हुए आप लोग अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाते रहना होता है। हर एक इंसान की लाइफ में दिक्कतें होती हैं। आप लोगों को क्या लगता है मेरी जिंदगी में दिक्कतें नहीं आती हैं? दुनिया भर की दिक्कतें आती है भाई साहब। पर लेकिन क्या आप लोगों को कभी फील हुआ है कि मतलब लेक्चर जो है मैंने बेमाने मन से बना दिया हो, मेरा मन ना कर रहा हो कि यार आप लोगों को फील हो रहा हो कि आज तो सर ने जबरदस्ती लेक्चर बना दिया? फील हुआ है कभी ऐसा? मैं भी एक इंसान ही हूं, मैं भी एक पर्टिकुलर सोसाइटी में रहता हूं, मतलब एक समाज में रहता हूं। और आप लोगों को पता है कि एक तरीके से हर एक इंसान की लाइफ में दिक्कतें आती है। पर लेकिन आप लोगों को ना अपनी जिंदगी कुछ रूल बनाने होंगे कि यार दिक्कतें कितनी भी क्यों ना आए लाइफ में, अपना ये काम तो करना ही करना है, कम से कम इतना तो करना ही करना है मिनिमम। यानी कि मॉर्निंग में एक बार को एक्सरसाइज कर लेनी है, ठीक है। जिंदगी में इसके बाद में पता चला क्या क्या दिक्कतें हो रही हैं, पूरे दिन में क्या क्या चल रहा है, उसको साइड में रखते हुए अपना एक प्रॉपर, अगर आप लोग स्टूडेंट है तो कम से कम 2 से 3 घंटे पढ़ना ही पढ़ना है। अब मूड के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए वो। जिस दिन आप लोगों ने ये चीज करनी स्टार्ट कर दी तो आप लोग जो है अपने आप को एक अलग ही जोन में पाओगे। मेरे साथ में कई बार ऐसा होता है, कई बार नहीं कई सारी उल्टी सीधी हरकतें हो जाती हैं पूरे दिन में, तो फिर मन ना बड़ा भारी भारी सा हो रहा होता है। पर लेकिन जैसे ही अब जब आकर लैपटॉप के सामने बैठता हूं, मैंने कहा लेक्चर बनाना है, तो जब पीपीटी बना रहा होता हूं तब भी मतलब थोड़ा थोड़ा सा भारी रहता है। पर लेकिन जैसे ही रिकॉर्ड करने बैठता हूं ना तो मतलब मूड ही एक अलग ही लेवल का हो जाता है। और रियलिटी में बताऊं, आज तक मुझे समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों होता है। यार ये सारी चीजें ऐसी हैं, जिस चीज से आप लोग एक बार को प्यार करना स्टार्ट कर दोगे ना, यानी कि अपने काम से, तो फिर आप लोगों को काम नहीं लगेगा। आप लोग कोई भी काम क्यों ना कर रहे हो, आप लोग इरिटेट हो जाएंगे एक बार को, पर लेकिन जिस चीज से आप लोग प्यार करते हैं उसको फिर आप लोग इंजॉय करना स्टार्ट कर दोगे। तो इसीलिए हमेशा अपने अंदर एक ऐसी उम्मीद रखो जिंदा, ताकि आप लोग हमेशा अपने जो काम को बेमाने मन से नहीं, हमेशा ऐसे मन से करो जो कि सातवें आसमान पे हो हमेशा, ठीक है। बड़ी शानदार बात यहां पर बोली गई है, बोला गया कहती है ये दुनिया बस बस हार मान जा, ठीक है। यानी कि दुनिया आप लोगों को हमेशा ये कहेगी कि तेरे बस की बात नहीं है भाई साहब, हार मान जा। पर लेकिन उम्मीद पुकारती है बस एक बार और सही। जिस दिन आप लोगों ने ऐसा अपना नजरिया बना लिया कि नहीं यार हार ही नहीं माननी है, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, ठीक है, मर जाएंगे पर हार नहीं मानेंगे, वो वाली टेंडेंसी आ गई ना, तो आप लोगों की लाइफ में सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। एक बार इसको अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट करके देखो, बहुत सारी मुसीबतें जो है आप लोगों की छूमंतर होती है आप लोग को नजर आएंगी। डिस्कशन काफी शानदार रहेगा, टकटकी लगाकर देखिएगा। इसके साथ में आप लोगों को पता है कि महीने के एंड में हम लोग पहुंच गए हैं। अब आप लोगों के सामने एक नया महीना आएगा, तो उस महीने को आप लोग किस तरीके से अपनी जिंदगी में एंजॉय करना चाहते हैं, क्योंकि ये जो दिसंबर का महीना होगा 2021 का, ये एक ही महीना रहेगा जिंदगी में, दिसंबर का 2021 का। इसके बाद में 2022 का महीना आएगा, यानी कि कोई भी महीना, कोई भी दिन जो है वो जिंदगी में आप लोगों का रिपीट नहीं होने वाला है। जब दिसंबर का महीना आएगा तो वो 21 का नहीं होगा, 22 का होगा, और उसके बाद में आएगा तो 23 का होगा, वो 22 का नहीं होगा। तो जिंदगी में टाइम एक ऐसी चीज है, एक बार निकलता चला जाएगा, कभी हाथ नहीं आएगा। तो एक ऐसी चीज है, अगर इसको आप लोग ढंग से यूटिलाइज कर पाते हैं तो आप लोग की जिंदगी बनाकर चला जाएगा। तो कुछ भी कर लो जिंदगी में, ऐसे इंसान के साथ में मत रहो जो टाइम बर्बाद करता है, हमेशा उससे डिस्टेंस बना के रखो। आइए तो डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं। ये तो हो गई भाषणबाजी। एक बच्चा कह रहा है सर कभी कभी स्पीच बड़ा अच्छा दे देते हो। यार स्पीच नहीं है, ये दिल से निकले हुए शब्द होते हैं, स्पीच तो तैयार की जाती है यार। ये ना मैं ना आज एक इंटरेस्टिंग चीज और बताता हूँ आप लोगों को। मैंने आज तक नहीं सोचा है, जब मैं लेक्चर रिकॉर्ड करने बैठूंगा मोटिवेशनल कोड देखता हूँ, एक बल्कि एक मतलब एक टीचर ही थे, उनसे मेरी बात हो रही थी, वो भी पढ़ाते हैं बेसिकली यूट्यूब पर ही। तो उन्होंने बोला यार ये मोटिवेशनल कोटेशन कहां से निकाल निकाल कर लेकर आते हो? मैंने कहा यार देखो कोटेशन तो मैं कहीं से उठा लेता हूँ, कई सारे बच्चे भी पोस्ट करते हैं, पर लेकिन उसके पीछे जो बोलना होता है वो पता नहीं कहां से आता है। वो कहीं से मतलब अलग ही तरीके की लेवल रहता है। जो चीजें पढ़ी हैं, कभी सुनी है, कभी समझी है, कभी सोसाइटी में देखी है, किसी के साथ में देखी है, कोई मूवी में देखी है, मतलब उसके पता नहीं कितने सोर्सेज हो सकते हैं। तो वो एक तरीके आप लोग बोल सकते हैं कोटेशन के पीछे की जो चीजें होती है वो पर्सनल एक्सपीरियंस चल रहा होता है, ठीक है। तो जिंदगी में हमेशा सीखते रहो, जहां से भी मौका मिले, छोटे बच्चे से, किसी भी इंसान से, जहां पर भी आप लोगों को लगे मौका, तो सीखने से पीछे नहीं हटना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कॉफी आप लोगों को पसंद है या फिर चाय पसंद है? कॉफी या फिर चाय बताइए। तो यहां पर अगर आप लोगों को कॉफी पसंद है तो कई सारी इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊंगा जो आप लोगों को कॉफी के बारे में। तो बात की जा रही है कॉफी जो है किस तरीके की मिट्टी में उगाई जाती है, पहले तो आप लोगों को ये बताना है, रिसेंटली अभी न्यूज में है। सबसे ज्यादा ये वेस्टर्न घाट में आप लोगों को देखने को मिलेगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर यह है कि 3 सबसे ज्यादा राज्य कौन से हैं जहां पर ये कॉफी उगाई जाती है? मैंने बोला अभी आप लोगों को यहां पर वेस्टर्न घाट में, तो वेस्टर्न घाट की आप लोगों को वो राज्य कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगे। तो एक अंदाजा भी आप लोग लगा सकते हैं। तो तार तुक्का मार मुक्का वाली बात करके देखिए क्या सही कर पाते हैं आप लोग।
ये जो तार तुक्का मार मुक्का बोलते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि बस आप लोगों को तुक्का मतलब कुछ नहीं अनजाने में मारना है। ये होता है कैलकुलेटेड गैस। जैसे मैंने बता दिया वेस्टर्न घाट में, अब वेस्टर्न घाट में टोटल 6 राज्य आप लोगों को देखने को मिलेंगे। एक मैंने ऑलरेडी बता दिया तमिलनाडु है यहाँ पर, तो बचे हुए 5 राज्य बच गए। तो 5 राज्य में से 2 पूछ रहा हूं, यानी कि 5 में से 2 ऑप्शन कोई आप लोगों को बताने हैं, तो 3 बच जाएंगे, उनमें से 2 ऑप्शन कोई सही होंगे। तो ये एक तरीके से कैलकुलेटेड गैस हो गया। आप लोग कम से कम इतना पता होना चाहिए कि वेस्टर्न घाट में राज्य कितने हैं। अगर यही नहीं पता है कि वेस्टर्न घाट में राज्य कौन कौन से हैं, तो फिर तो वही बात होगी कि अब तो कुछ बता ही नहीं पाएंगे, अब तो फिर गैस करने की कोई वही नहीं रहेगा ना कि हाँ पता ही नहीं है तो फिर गैस ही क्या करना है। तो कैलकुलेटेड गैस का मतलब होता है बेसिक आप लोगों के पास में जो नॉलेज है उसका यूज करते हुए गैस करना, और वही प्रीलिम्स में आप लोगों के काम आता है मेनली। प्रीलिम्स तो मैं बेसिकली यूपीएससी के लिए बोल देता हूं, वरना हर एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर, चाहे आप लोग एसएससी बैंकिंग या फिर आप लोग किसी भी एग्जाम की स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो जो भी प्रीलिम्स या फिर आप लोग ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देते हैं उसमें कैलकुलेटेड गैस का मतलब होता है कि यू हैव द बैकग्राउंड नॉलेज अबाउट दैट पर्टिकुलर टॉपिक। तो उसके बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन आप लोगों के हाथ में, तो उसके बेस पर आप लोग एक गैस करते हैं, उसके बेस पर आप लोग एक अनुमान लगाते हैं। ठीक है, कर्नाटका के बारे में बात की जा रही है। कर्नाटका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है यहाँ पर कॉफी का, ये मैं आप लोगों को बता देता हूं। एक और आप लोगों को यहाँ पर हिंट मिल गया। ठीक है, अब यहाँ पर एक राज्य कर्नाटका कट गया, अब एक राज्य बच गया। ठीक है, अब तो बता दो आंसर। देखो किस तरीके से क्वेश्चन सेट किए गए आप लोगों के, मतलब इसीलिए कई बार आप लोगों ने देखा होगा एग्जाम के अंदर भी कई सारे क्वेश्चन के आंसर मिल जाते हैं आप लोगों को। अगर आप लोग ध्यान से देखा होगा, एक क्वेश्चन होगा स्टार्टिंग में और एक क्वेश्चन होगा एंड में, और वो कहीं पर ऑप्शन होगा और उसी क्वेश्चन का आंसर पूछ रहा होगा। कई बार ऐसा हुआ है कई सारे पेपर में, बहुत पेपर दिए यार जिंदगी में। अगर बात करें यूनियन कैबिनेट के बारे में, तो यूनियन कैबिनेट के द्वारा अभी यहाँ पर PMGKAY इसका फेज 5 अभी स्टार्ट किया गया है। तो ये जो फेज रहने वाला है ये 2021 से लेके 2022 में मार्च तक चलेगा। अब ये है क्या, इसके बारे में आप लोगों को बताना है, और किस मिनिस्ट्री यानी कौन से मंत्रालय के अंदर आती है यहाँ पर ये स्कीम, ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, केसरी हिंद ये एक काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है यहाँ पर। देखिए मैंने बोला था ना, न्यूज हो सकता है थोड़ा आप लोग की पीछे रह जाए, पर लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि इंपॉर्टेंट न्यूज आप लोग की छूट जाएगी। ये न्यूज थोड़ी पुरानी है, पर लेकिन मैंने इसको कवर किया, मुझे पता चला, मैंने कहा यार ये न्यूज बची है तो आप लोग ही कवर कर दिए। ठीक है, तो टेंशन मत लिया करो आप, थोड़ा सा बस होने के करंट अफेयर में तो मैं होना वाली बात रखो, और बाकी आप लोग दूसरे सब्जेक्ट पर फोकस करो। ठीक है, तो कौन से राज्य के द्वारा अभी यहाँ पर केसरी हिंद एज ए स्टेट बटरफ्लाई के तौर पर अप्रूव की गई है, ये आप लोग को बताना है। एक काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कॉफी के पीछे। ये माना जाता है कि कॉफी जो थी वो मक्का वाला जो एरिया है, बेसिकली अरेबिया नहीं, बेसिकली जो अरेबिया वाला एरिया हो गया यहाँ पर, तो यहाँ पर ये माना जाता है कि कॉफी को वो वहां से नहीं चाहते थे कोई इसको बाहर लेकर जाए, तो इलीगल तरीके से चोरी कर कॉफी लाई गई थी हमारे देश में, और फिर उगाई गई थी एक हिली एरिया में। तो वो हिली एरिया का नाम बताना, और कौन से राज्य में थी फर्स्ट टाइम हमारे देश में कॉफी उगाई गई थी। तो कॉफी अगर आप लोगों को पसंद है तो आज आप लोगों का बल्ले बल्ले होने वाला है। कॉफी की ऐसी ऐसी बातें आप लोगों को जानने को मिलेगी कि कोई अगर कॉफी का बोले कि मुझे कॉफी पीनी बड़ी पसंद, तो बताओ कि कॉफी के बारे में ये फैक्ट पता है तुमको, तो इस तरीके से आप लोग मौज ले सकते हैं। तो वही बात है यार, मौज लो रोज लो, नहीं मिले तो खोज लो। ठीक है, पढ़ाई वढ़ाई तो सब चलती रहती है, पर खुश रहोगे तो ही चीजों को अच्छे से एंजॉय कर पाओगे। अगर फ्रस्ट्रेशन में डिप्रेशन में बैठोगे तो यार अच्छे के वांदे लगे, हम तो किस खेत की मूली होते हैं। तो हमेशा खुश रह के चीजों को करो। आगे बात करते हैं डे ऑफ रिमेम्बरेंस फॉर ऑल विक्टिम्स ऑफ केमिकल वारफेयर। यानी कि केमिकल वारफेयर क्या होता है, जैसे नहीं कई सारी जैसे सेरीन गैस हो गई, किसी पर्टिकुलर एरिया में गैस छोड़ दी वहां पर जाकर, और कई सारे लोगों की जान वहां पर चली गई। आप लोगों ने सुना होगा हमारे देश में भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। भोपाल गैस त्रासदी किस ईयर में हुई थी आप लोगों को बताना है। वहां पर मिथाइल आइसोसाइनाइड का बेसिकली यूज क्या किया गया, वो एक जो पावर प्लांट से वहां से निकले, तो उससे वहां पर निकलकर लोगों को वहां पर बहुत सारे लोगों की जान लेकर चली गई। तो एक तरीके से उसे बोल सकते हैं कि केमिकल वेपन जैसा मुद्दा हो गया। हालांकि वो गलती थी, वो कोई जानबूझकर वेपन नहीं बना, पर अगर कोई ऐसी गैस कहीं पर यूज की जाए, माना जाता है कि सीरिया में यूज की गई थी। ठीक है, इसी के साथ में यूएस उसके द्वारा यूएसएसआर के द्वारा यूज की गई, कई बार उसको ऐसे पास में बोलते हैं। तो इसी को आगे फ्यूचर में यूज न करें, ये बहुत ही खतरनाक चीज होती है। तो उसको रोकने के लिए 30 नवंबर को ये डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, और इसके चलते यहां पर एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन। यानी कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कि केमिकल वेपन को एलिमिनेट करने का काम करती है, वो बोलती है कि इसको खत्म करना है। ठीक है, तो ये ऑर्गेनाइजेशन है, तो एलिमिनेट ऑफ द थ्रेट ऑफ केमिकल वेपन, ताकि सोसाइटी में कभी भी कोई दिक्कत देखने को नहीं मिले। तो उसके लिए गोले बारूद चलाने की जरूरत नहीं है, एक पर्टिकुलर एक सिस्टम लेकर जाओ, उससे गैस छोड़ो, और जो भी वहां पर लोग होंगे उसको सूंघेंगे और मर जाएंगे। और अपने मुंह पर पहले से ये मास्क लगा के रहे, मास्क क्या तंबूरा लगा के बैठ गए अपने मुंह पहले हुए कि हाँ सामने वाला मर जाएगा, तुमको कुछ नहीं होगा। तो ये ऐसी ऐसी हरकतें यहाँ पर की जाती है नॉर्मली। तो इंसानियत के नाम पर कलंक है कोई भी अगर ऐसी गैस सोसाइटी में यूज की जाती है तो।
जब बातें बताने बैठ ही गया हूं तो थोड़ा सा इसके बारे में इंफॉर्मेशन भी आप लोगों को दे देता हूं। ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन का मतलब होता है रोकना, केमिकल वेपन का इस्तेमाल कोई ना करे, उसको रोकने की बात यहां पर की जाती है। इसको नोबेल पीस प्राइज मिला था 2013 में, इसके द्वारा जो भी एफर्ट लगाए गए थे तो उसके चलते इसने बेसिकली इसको नोबेल पीस प्राइज मिला था। और इंपॉर्टेंट मुद्दा यहां पर ये कई बार आप लोगों से छोटी छोटी चीजें पूछ ली जाती है, जैसे कि ये ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर आप लोगों को कहां देखने को मिलेगा, तो नीदरलैंड हैग के अंदर आप लोगों को इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। और 1997 में थी ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है जो कि आप लोग हल्का सा आइडिया रख सकते हैं, ठीक है। आइए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की ओर। आप लोगों के पास में आधार कार्ड सबके पास में होगा, अगर है तो ये न्यूज आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। आगे आने वाले टाइम में कई सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी हमारे देश में और डिजिटल की फॉर्म में चीजें चलने वाली है। एक बार ऐसी भी रिकमेंडेशन आई थी जिसके बारे में मैंने सुना भी था, एक बार न्यूज में भी छपा था कि क्यों ना आधार कार्ड को ही सब कार्ड का अल्टरनेटिव बना दिया जाए, यानी कि एक कार्ड रखो और फिर कहानी खत्म। इवन यहां तक भी बात आई थी कि क्यों ना कार्ड को ही खत्म कर दिया, एक पर्टिकुलर इंसान है उसका हाथ है, पूरा हाथ जो है उसका स्कैन कर दिया जाए और उसी में उसकी सारी इंफॉर्मेशन हो, तो कार्ड का भी झंझट खत्म कर दो। पर लेकिन कई सारी यार दिक्कतें भी रहती हैं, किसी इंसान के हाथ में चोट लग जाए, उसको स्कैन नहीं कर पा रहा है, और भी कई सारे इश्यूज बन जाते हैं। तो फिर ये भी आए कि क्यों ना हाथ और उसकी आंखों की जो पुतली होती है वो स्कैन कर ली जाए, तो ये भी चीजें देखने को मिलती है। फिर पता चला किसी ने चोरी कर वो सारी चीजें उनको एक तरीके से गलत इस्तेमाल कर लिया। कई सारी मूवीज आप लोगों ने देखी होगी, तो डिजिटल जो चीजें हैं उनकी भी एक लिमिटेशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो उसी के चलते यहाँ पर कई सारे ऐसे सजेशन तो रहते हैं अच्छे अच्छे, पर लेकिन इंप्लीमेंट कितना कर पाते हैं वो देखने वाली बात होती है। तो हमारे देश में एक मिनिस्ट्री है जिसको बोलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। तो ये जो मंत्रालय है इसके द्वारा एक वर्कशॉप यहाँ पर कंडक्ट कराएगी जिसे आधार 2.0 बोला गया, और यूजिंग द नेक्स्ट एरा ऑफ डिजिटल आइडेंटिटी और स्मार्ट जो गवर्नमेंट है, जो गवर्नेंस है, उसके बारे में बात की। एक बच्चे के द्वारा बोला गया सर गवर्नमेंट और गवर्नेंस में क्या डिफरेंस है। चलिए मैं आप लोगों से पूछता हूं, बड़ी ही एक बेसिक सी बात है, आप लोग बताइए। आप लोगों ने देखा होगा मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, ये नारा भी आप लोगों ने सुना ना, तो आप लोग बताइए, इसको एक्सप्लेन कीजिए, ठीक है। और एक दूसरे कमेंट पढ़ा करो, कई सारे बच्चे जो है चीजों को काफी अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, और पढ़ा करो। एक और बच्चे के द्वारा एक क्वेश्चन पूछा गया, काफी इंटरेस्टिंग लगता है, उसने नया नया भी पढ़ना स्टार्ट किया। वो पूछ रहा था कि सर मुझे ये बता दो एक बार कि आर्टिकल 21 का नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल से क्या रिलेशन है, ठीक है। तो ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। तो यहां पर आप लोग देखते हैं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल आर्टिकल 21 में कहां से कनेक्ट हो गया। तो यार ये क्वेश्चन इतनी बार पूछा गया एग्जाम में, इतनी बार लाट टप किया, क्योंकि डिफरेंस से देखने को मिलता है, कहां इन्वायरमेंट कहां आर्टिकल 21। आप लोगों ने सुना ना आर्टिकल 21 में क्या बोला गया, आर्टिकल 21 में बोलते हैं राइट टू लाइफ। तो राइट टू लाइफ का मतलब हो गया कि एक अच्छा साफ सुथरा इन्वायरमेंट भी होना चाहिए, तो वो चीजें आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी। जब अच्छा इन्वायरमेंट होगा तभी तो इंसान जिंदा रहेगा, तो इसलिए आर्टिकल 21 से यहां पर निकाल कर लाए कि हाँ अच्छा इन्वायरमेंट होना चाहिए, तो उसके लिए एक ट्रिब्यूनल आ गया। ट्रिब्यूनल एक तरीके का कोर्ट होता है, तो वो यहां पर काम करता है ताकि इन्वायरमेंट को कोई बर्बाद न करे, तो इसलिए आर्टिकल 21 का रिलेशन हो गया। तो ये कॉन्सेप्ट्स होते हैं, ठीक है, तो ये आप लोगों को तैयार करने होते हैं, वरना एग्जाम में दिखेगा इसका कोई रिलेशन ही नहीं है, अगर किसी ने कभी पढ़ा नहीं होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लोग बेसिक है, आराम आराम से सुनते चलो, बहुत सारी चीजें आप लोगों की क्लियर होती चली जाएंगी। अगर अभी आप लोगों ने वीडियो देखा है तो ऐसा नहीं है कि छटपटाना स्टार्ट कर देते हो कि यार कुछ समझ में नहीं आया ये क्या हो गया। अब 2-4 दिन देखो तो सही, आप लोगों को फिर सारी चीजें आराम आराम से पल्ले पड़ने लग जाती है। कोई माँ के पेट से सीख के नहीं आता यार, सबको चीजें सीखने को ऐसे ही मिलती है। तो अभी बात की जा रही है इसके बारे में, तो ये डिजिटल आइडेंटिटी के बारे में बात की जा रही है, इसमें मेजर रिफॉर्म और कई सारी स्कीम्स आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो इसको फ्यूचर के तरीके से एक डिजिटल आइडेंटिटी, एक ऐसा कार्ड बनाने की बात की जा रही है ताकि यूनिवर्सल सारी चीजें इसके अंदर देखने को मिले, ठीक है। सोसाइटी से रिलेटेड भी, फाइनेंशियल चीजें भी आप लोगों को देखने को मिले, तो प्रोवाइड करिए एक प्लेटफॉर्म जहां पर जो शेयर किया जा सके, एक्सचेंज किया जा सके आइडियाज को। तो ऐसा इनके द्वारा यहाँ पर अभी एक ये वर्कशॉप इनकी कंडक्ट यहाँ पर कराएगी। कई सारे लोग यहाँ पर अपने अपने जो क्षेत्र के योद्धा थे वो यहाँ पर इकट्ठे हुए, कई सारे एकेडमिक्सियन, एक तरीके से नहीं अपने अपने एरिया में जो टीचर अच्छे खासे साइंटिस्ट हो गए, कोई इनोवेशन करने वाले हो गए। तो ये वर्कशॉप जो थी यहाँ पर डिजिटल आइडेंटिटी इन इंडिया एंड अब्रोड, यानी कि हमारे देश के लोग जो बाहर भी रह रहे हैं अगर वो भी इसको यूज करते हैं तो उसके बारे में भी आप लोग इसके बारे में बात कर सकते हैं। तो वर्कशॉप जो है यहाँ पर एक तरीके की अपॉर्चुनिटी है, ये बिल्कुल ऐसे जैसे लेक्चर आप लोगों के सामने आता है तो एक नई अपॉर्चुनिटी लाता है कुछ नया सीखने की। तो ये वर्कशॉप भी कुछ नया सीखने की अपॉर्चुनिटी है ताकि रीजनल लेवल पर, एक ग्लोबल लेवल पर डिबेट चल सके कि क्यों ना एक ही सिंगल आइडेंटिटी बना दी जाए। तो इंडिया स्पेसिफिक जो चैलेंज है और जो अपॉर्चुनिटी है उनके बारे में हम लोग बात करेंगे, और इंटरनेशनल लेवल पर अगर कोई दिक्कत आ रही है तो सब बात करें। तो क्या क्या एक प्रोसीजर फॉलो किया जा सकता है, लोग कैसे कनेक्ट होंगे, टेक्नोलॉजी में कैसे हम लोग यूज कर सकते हैं, क्या क्या इसके अंदर आप लोग खोजबीन करोगे, रिसर्च करोगे, और किस तरीके से आप लोग इसको रेगुलेट करोगे, यानी कि क्या क्या इसके प्रोविजन होने चाहिए कि हाँ भाई साहब ऐसे ऐसे हम लोग इसको लेकर चलने वाले आगे। तो लीगल पॉलिसी क्या होगी, क्या क्या गवर्नेंस होगी, तो सारी मुद्दे आप लोग को देखने को मिलते हैं। तो कहने का मतलब ये कि उस मुद्दे को लेकर ढंग से चला जा सकता है। तो यहां पर अभी मेजर डिस्कशन जो यहां पर चल रहा है वो चल रहा है किसके बारे में, वो है SWIK। SWIK मतलब इसको बोलते हैं सोशल वेलफेयर इनोवेशन
इनोवेशन और नॉलेज, यानी कि सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम करना है, इनोवेशन आप लोगों को लेकर चलना है और नॉलेज भी एक्वायर करनी है। तो इन मुद्दों को साथ में लेकर चलोगे तो आधार कार्ड को कुछ इस तरीके से आप लोगों को लेकर चलना है। जैसे आधार कार्ड क्या हो गया, आप लोग इससे बैंकिंग का अकाउंट भी खुलवा सकते हैं, इसी के आधार कार्ड को आप लोग और जगह यूज कर लीजिए। जैसे बहुत सारी जगह बताता हूं कहां कहां पर यूज कर रहे हैं आप लोग। पहली स्कीम है यहां पर जिसके तहत सब्सिडाइज गैस सिलेंडर मिलते हैं, पैन कार्ड बनाने के लिए यूज करते हैं। जीवन जो यहां पर जीवन प्रमाण जो सर्टिफिकेट आप लोगों को मिलता है, ई केवाईसी करते हैं आप लोग किसी भी चीज के अंदर। अगर आप लोग सिम भी लेने जाते हैं वहां पर भी देख लीजिए। सब्सिडाइज फूड आप लोग यहां पर लेकर आते हैं, एमजी नरेगा। इवन सिम लेने जाते हैं आज के डेट में आप लोगों के पास में बस आधार कार्ड होना चाहिए, वो तुरंत आप लोगों को सिम देगा, बस पैसे पे करने, पैसे भी पे करने, ठीक है, ऐसे नहीं कि आधार कार्ड पर ही सिम दे देगा। ओके, तो पैसे भी पे करने पड़ेंगे। कई सारी और भी स्कीम आप लोगों को यहां पर देखने को मिलती है। इवन एक इंटरेस्टिंग ये भी सिस्टम आप लोगों के लिए है, अगर आप लोग जैसे नहीं कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो आर्मी की जो रैली वगैरह में जाते हैं, भर्तियों में जाते हैं, तो कई बार डॉक्यूमेंट्स लिए घूमते रहते हैं। तो डिजिटल लॉकर में आप लोग डिजी लॉकर में आप लोग अपना डॉक्यूमेंट्स रख सकते हैं। हालांकि देखिए मैंने इसको यूज नहीं किया, पर लेकिन अच्छा माना जाता है, कई बार देखा है मैंने, क्योंकि मुझे ऐसा कहीं डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं पड़ी। पर हाँ वो ये कि आज के डेट में आप लोगों के पास में बहुत सारे मोबाइल वगैरह में चीज रहती है, पर कई बार गुम हो जाते हैं। तो आज की डेट में इसमें बहुत सारे लोग अपने डॉक्यूमेंट्स रखते हैं, ठीक है। किसी का है इसमें अकाउंट आप लोगों ने बना रखा है, तो हाँ आप लोग देखिएगा बहुत सारे बच्चे मिल जाएंगे, सेल्फी फैमिली के भी, तो इस तरीके से बोल सकते हैं। तो UIDAI, ठीक है, तो यहाँ पर इसके द्वारा बेसिकली ये सारी चीजें फॉलो की जाती है, जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। तो आधार कार्ड में क्या क्या चेंज होना है वो सब देखने को मिलेगा। और आधार कार्ड पे देखिएगा आप लोगों को ये सारी चीजें देखने को मिलेगी। आप लोगों का नाम रहता है, डेट ऑफ बर्थ रहता है, मेल या फीमेल, वो सारी चीजें, और ये आप लोगों का आधार नंबर रहता है। ये मिल गया है आप लोगों को भाई साहब, आप लोगों के ऊपर टीका लग गया ये इस नंबर का जिंदगी भर। अब ये मिटने वाला नहीं है, जब तक हम लोग रहेंगे तब तक ये नंबर रहने वाला है, ठीक है। तो इसको आप लोग याद कर लीजिए, ठीक है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। बाकी आप लोग का एड्रेस रहता है यहाँ पर। ये डिजिट कितनी होती है इसमें टोटल मिलाकर बताइए जरा हालांकि पूछ चुका हूं आप लोगों से। आगे बात लो, ये कर लो बात 12 डिजिट का रैंडम नंबर होता है जो कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया UIDAI के द्वारा आप लोगों को दिया जाता है। तो एक यूनिक नंबर दीजिए 12 डिजिट का, इससे पता चल जाएगा ये इंसान ये है, इसके फिंगरप्रिंट्स ये है, इसकी आंखों की पुतली में बेसिकली ये पैटर्न छपे हुए हैं, वो सारी चीजें आप लोग की ले लेते हैं। तो सारी चीजें आप लोग को देखने को मिलेगी। और इसे आज की डेट में कोई ऐसा नहीं कि मैंडेटरी बना दिया गया है, ये वॉलेंट्री है आज की डेट में भी। आप लोगों ने कोर्ट के कई सारे केसेस देखे होंगे, उसमें बातें की गई थी कि मैंडेटरी नहीं है कि अगर किसी के पास में आधार नहीं होगा तो उसको बेसिकली स्कीम का फायदा नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट भी इसके बारे में बोल चुके हैं। पर हाँ ये है कि एक अच्छा साधन ये है कि इसके चलते थोड़ी सी लीकेज काफी ज्यादा कम हो गई, तो गवर्नमेंट को काफी फायदा हुआ इससे, क्योंकि कहीं ना कहीं इंसान एक तो बना रहा है वोटर आईडी कार्ड। वोटर आईडी कार्ड में आज की डेट में भी मेरे नाम में स्पेलिंग में गलत दे रखी है उन्होंने, ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग। मतलब कहीं पापा के नाम में कुछ गलत कर दिया, उसको कई बार ठीक करा चुके हैं। तो वो हालत होती थी उनकी। आप लोग को भी देखने को मिला होगा ना, किसी का फोटो ऐसा रखा है किसी और के मतलब उस पे ना वोटर आईडी कार्ड पे किसी और का फोटो चिपका दिया। तो इसमें वो सारी गलतियां नहीं है और काफी एक अच्छा कार्ड बनकर आ रहे हैं। यहाँ पर डिजिटली भी आप लोग किसी को वेरीफाई कर सकते हैं ऑनलाइन। तो इसके चलते ये वॉलेंट्री अभी यहाँ पर हमारे देश में यूज किया जा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि ये करना ही करना है यूज, ठीक है। आप लोग ऑल्टरनेटिव भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि अगर पासपोर्ट वगैरह है तो आप लोग उसको यूज कर सकते हैं। इसी के साथ में पैन कार्ड भी आप लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं। ओके, लीगल फ्रेमवर्क के बारे में अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो पार्लियामेंट के द्वारा लॉ पास करके बकायदा इसको लीगल फ्रेमवर्क दे रखा है कि हाँ भाई साहब आधार कार्ड आप लोग यूज कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ने यहां पर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से पास कर दिया। अब तीन चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। एक तो बोलते हैं एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, ठीक है, एक तो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से पास कर दिया, एक होता है कि एक्ट बनाकर पास कर दिया, ठीक है, और एक होता है कि संविधान में इसके बारे में लिख दिया। तो आप लोग देखो कई बार एग्जीक्यूटिव बॉडी होगी या स्टैट्यूटरी बॉडी होगी या फिर संवैधानिक बॉडी होगी। तो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर मतलब गवर्नमेंट ने बिना पार्लियामेंट में पास किए, बिना संविधान के कोई प्रोविजन के इसको बना दिया। इसी के साथ में अगर बात करें स्टैट्यूटरी पार्लियामेंट में पास कर बनाई गई है, और संवैधानिक का तो मतलब ये कि संविधान में उसके बारे में कुछ ना कुछ मेंशन है। तो इसी तरीके से यहाँ पर स्टैट्यूटरी स्टेटस इसको दे दिया गया है 2019 में पास कराकर इसको। इसके ऊपर भी हालांकि हाँ उल्ला हुआ था काफी ज्यादा, क्योंकि इसको बोला गया था कि मनी बिल बिलाकर पास नहीं करने। मनी बिल में क्या होता है, सारी पावर जो है लोकसभा के हाथ में आ जाती है मैक्सिमम, ठीक है। आप लोगों को मैंने पूरा पढ़ा रखा है, इसके बारे में पॉलिटी में जाकर रिवाइज कर लीजिएगा, सारी चीजें आप लोग के चक्षु खुल जाएंगे, ठीक है। तो ये कई सारे मुद्दे हैं जिसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। आइए अब आप लोगों को कॉफी प्रेमियों से मिलाता हूं। यहाँ पर तो यहाँ पर सबसे बड़ी एक दुख खबरी आप लोग यहाँ पर ये बोल सकते हैं, दुख खबरी मतलब दुख भरी खबर, ठीक है। तो यहाँ पर बात की जा रही है किसके बारे में, कॉफी के बारे में। कॉफी जो है उसको यहाँ पर आज के डेट में हमारे देश में दिक्कतें देखने को मिल रही हैं, बेसिकली कई सारी इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ से, बारिश के पॉइंट ऑफ से, कई सारे वर्कर्स के पॉइंट ऑफ से। तो अभी हमारे देश में कॉफी की कई सारी वेराइटीज हैं। जैसे यहाँ पर बात की जा रही है, यहाँ पर अगर आप लोग बोले इसको बुलाया था यहाँ पर अराबिका, ठीक है। अराबिका कॉफी हो गई यहाँ पर, एक का नाम है यहाँ पर रोबस्टा।
तो ये अभी अराबिका जो कॉफी होगी उसकी जो पैदावार है वो 30% घट गई है, और जो रोबस्टा इसकी पैदावार जो है वो 20% घट गई है। सीजन के एंड में हार्वेस्ट इसको किया जाएगा, तो अभी कई सारे चैलेंज यहां पर देखने को मिल रहे हैं। तो जो कॉफी है यहां पर अगर उसके बारे में बात करें तो ये ऐसी प्रॉब्लम क्यों फेस कर रही है, बारिश की वजह से कई बार प्लांट डैमेज हो जाते हैं, और कॉफी का जो पेड़ आप लोगों को देखने को मिलेगा उसकी जो इस तरीके की चीजें निकल कर आती है, ठीक है, तो कई बार इनमें दिक्कतें देखने को मिल जाती हैं, तो इसकी वजह से यहां पर ये सामने निकल कर आ रही है। तो कॉफी जो है यहां पर ये हमारे देश में जिस तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगा उस एरिया में बेसिकली उगाई जाती है, खासकर अगर बात की जाए, जिसकी वजह से बारिश जो होती है एक तो रिक्वायरमेंट वो भी काफी अच्छी रहती है, जहां पर थोड़ी सी जो रेन होती है वो ठीक ठाक आप लोगों को देखने को मिलती है, ठीक है, पर लेकिन कई बार ज्यादा हो गई तो वो भी दिक्कत हो जाती है कि लगे ही जा रहे हैं, ठीक है, रुकी नहीं रही है। तो इस तरीके से एक पैटर्न होना चाहिए बेसिकली अगर देखा जाए तो डिप्रेशन और लो प्रेशर एरिया में, बंगाल वाले एरिया में ये देखने को मिलती है। हार्वेस्ट करने की जब हम लोग बात करते हैं तो उसके लिए थोड़ा सा ड्राई एरिया भी होना चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पर एक तरीके से नहीं, कई बार इस तरीके की चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी, इसको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होना चाहिए, पर्टिकुलर इतना पानी मिलना चाहिए, तो सारी चीजें की बात की जाती है, ठीक है। तो करेंटली अगर बात करें इसके बारे में तो कई सारे चैलेंज देखने को मिलते हैं, तो इसके चलते भी दिक्कत निकल कर आती है। फर्टिलाइजर के यूज के बारे में बात की जा रही है, लेबर की कॉस्ट काफी ज्यादा बढ़ गई है, तो बहुत सारे ऐसी दिक्कतें हो गई हैं जिसकी वजह से यहाँ पर इसकी जो पैदावार है वो आप लोगों को कम देखने को मिलेगी। तो चलिए एक बार को इसके बारे में हल्का फुल्का पूछ लिया है, पर लेकिन और ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए क्या बन सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट तो कॉफी अगर इंडिया में हम लोग बात करें, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा किस पर्टिकुलर एरिया में उगाई जाती है, तो वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट में सबसे ज्यादा उगाई जाती है, और ये पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में 25 बायोडायवर्सिटी हॉट स्पॉट है, जहां पर हर तरीके की वैरायटी पाई जाती है। एक तरीके नहीं, जो हॉट स्पॉट का मतलब होता है कि सब तरीके की चीजें वहां पर देखने को मिल जाती हैं, काइंड ऑफ, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे देश में कितने हॉट स्पॉट है बायोडायवर्सिटी के अगर आप लोगों से पूछे तो वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट दो तो मैंने आप लोगों को बताई दिए, बाकी और आप लोग बताइए। अगर बात करें यहाँ पर कॉफी जो है प्रिडोमिनेंटली यानी कि मेनली आप लोग को देखने को मिलेगा हमारे देश में जितनी हम लोग पैदा करते हैं 65 से 70% हम लोग उसकी क्या करते हैं, हम लोग जो कॉफी प्रोड्यूस करते हैं उसको एक्सपोर्ट कर देते हैं। काफी अच्छी क्वालिटी की होती है, आप लोगों ने देखा होगा ना, कई बार घर में जब मम्मियां खाना बनाती है तो जो अच्छे मान लीजिए रोटी कुछ एक आधी जल गई, थोड़ी सी नहीं, थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी बन गई, तो उसको रख लेती है कि बाद में उसको हम खा लेंगे, ठीक है। बच्चों को या फिर हस्बैंड को जो घर में पापा को यानी कि जो आप लोगों की जो खिलानी है उनके लिए वो अच्छी रोटियां देंगे बना बनाकर। तो ऐसे ही रहता है कि अच्छा सामान हम लोग एक्सपोर्ट कर देते हैं और बाकी का जो है हम लोग उसको अपने यूज में लगा लेते हैं, तो ये चीजें आप लोगों के सामने निकल कर आती है। कॉफी जो है उसका कंट्रीब्यूशन के बारे में अगर बात करें तो काफी यूनिक बायोडायवर्सिटी रीजन आप लोगों को देखने को मिलेगा, और कहीं ना कहीं जिस सोसाइटी में उगाई जाती है उस सोसाइटी के लिए तो ये रोजी रोटी हो गई यार, उनको उगाएंगे फिर बेचेंगे उससे कमाएंगे। तो हिली एरिया जहां पर कोई और दूसरी मेन खेती आप लोग नहीं कर सकते कॉफी और चाय के अलावा, वहां पर ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगर यही बर्बाद होगी तो उस एरिया की तो आप लोग समझ के चलिए कि उसकी इकोनॉमी बर्बाद हो गई वहां पर, तो ये दिक्कतें देखने को मिलेगी। तो मालाबार कोस्ट आप लोग यहाँ पर इसको देखेगा, और ये कोंकण कोस्ट आप लोग को देखने को मिलेगा, कोरोमंडल कोस्ट आप लोग को ईस्टर्न कोस्ट में यहाँ पर नजर आएगा। तो कई बार इनके भी नाम आप लोगों से पूछे जाते हैं, ठीक है, तो कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए माइंड में, मैं बेस क्वेश्चन को भी लेकर। कॉफी जो है अगर बात करें इसके बारे में तो ये उगाई जा सकती है खासकर फर्टाइल वोल्केनिक रेड सोइल, और इसी के साथ में डीप जो सैंडी लूम होती है आप लोगों की, यानी कि कैसे भी आप लोग यहाँ पर एक नहीं रेत आप लोगों को जो देखने को मिलेगा, रेतीला जो एरिया हो गया बेसिकली। और शब्द आप लोगों ने जो यहाँ पर लूम के बारे में अगर बात करें तो दोमट मिट्टी का नाम आप लोगों ने सुना होगा ना, हिंदी में दोमट मिट्टी बोलते हैं, तो उसके बारे में बात की जा रही है। कॉफी के जो पेड़ आप लोगों को नजर आएंगे यहाँ पर अगर बात करें तो काफी इंपॉर्टेंट है, खासकर एक ऐसे एरिया में जहां पर वेल ड्रेन्ड, यानी कि एक तरीके से बारिश तो अच्छी खासी हो पर लेकिन पानी ज्यादा रुके ना, तो उसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये यहाँ पर उगाई जाती है उस पर्टिकुलर एरिया में, और ऐसा महार जो ऐसा यहाँ पर एक ऐसा नहीं, ऐसा बहुत सारा एरिया जो है वो आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगा, कर्नाटक, केरला और तमिलनाडु, ठीक है। तो के टी में आप लोग को वो एरिया देखने को मिलेगा। तो ये मेन सबसे ज्यादा एरिया हमारे देश में है, क्या हो गया, कर्नाटक, ठीक है, और केरला और तमिलनाडु, ठीक है। तो यहां पर ऐसे याद रखना। तो कॉफी एक तरीके से एल बन गया यहां पर, ठीक है। तो जिनकी लार टपकती है कॉफी को लेकर उनके लिए है ये ऐसे गलत तरीके से मत लेना यार, आप लोग कभी बोलने लगो सर क्या बोल रहे हो, ठीक है। तो कर्नाटक जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है यहाँ पर, लगभग 70% देश की कॉफी जो है वो कर्नाटक से निकल कर आती है। और यहाँ पर अगर बात करें तो कॉफी का जो कल्टीवेशन है वो काफी ज्यादा आप लोगों को देखने को मिलेगा ऐसे एरिया में भी फैल रहा है जो कि नॉन ट्रेडिशनल है। नॉन ट्रेडिशनल मतलब जहां पर नॉर्मली कॉफी नहीं उगाई जाती है। तो आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में भी आप लोगों को देखने को मिलेगा, और नॉर्थ ईस्ट में भी कॉफी आज के डेट में उगाई जाती है। तो यानी कि और भी कई सारे एरिया आप लोगों को देखने को मिलेंगे। कॉफी के लिए कैसा एरिया होना चाहिए अगर बात करें तो हॉट और ह्यूमिड, यानी कि थोड़ा एक नमी होनी चाहिए वातावरण में। टेम्परेचर जो रहना चाहिए 15 से लेकर 28 का रहना चाहिए, यानी कि एक अच्छा माहौल रहना चाहिए अगर बोला जाए। रेनफॉल के बारे में बात करें तो 150 से लेकर 250 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए, ठीक है। इसी के साथ में सैंडी ट्री आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं जनरली जो ग्रो होते हैं।
टाइम जो रहता है इसका पकने का वो ड्राई वेदर आप लोगों को चाहिए इसके लिए। इसी के साथ में कॉफी क्रॉप के बारे में अगर बात करें तो ये बर्बाद किसकी वजह से हो जाती है, कहीं ना एक तरीके काफी ज्यादा धुंध पड़ गई, कहीं एक तरीके का स्नोफॉल यानी कि कहीं बहुत ज्यादा बर्फबारी हो गई, हाई टेम्परेचर हो गया 30 से ऊपर चला गया, कोरल रीफ होते हैं वो खत्म होने स्टार्ट हो जाते हैं। कोरल ब्लीचिंग का नाम सुना होगा ना आप लोगों ने, नहीं सुना है तो पढ़िएगा थोड़ा जाकर, फिर कभी टॉपिक आएगा तो डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा। तो 30 डिग्री सेंटीग्रेड आप लोगों के सामने यहाँ पर अगर इससे ज्यादा हो गया तो फिर यहाँ पर कॉफी की जो है वो एक तरीके से खरपच्चियां उड़ जाती हैं, ठीक है। स्टैग्नेट पानी हो गया यानी थमा हुआ पानी। स्टैग्नेट इकोनॉमी के बारे में सुना ना, गतिहीन, तो स्टैग्नेंट के बारे में बात करते हैं। तो पानी अगर रुक जाता है तो नहीं रुका हो तो पानी भी सड़ जाता है, तो कॉफी उसके लिए बेसिकली अच्छी चीज, कॉफी के लिए अच्छा नहीं माना जाता है वो, इसलिए स्लोप में रहता है ताकि पानी बरसे और बेसिकली रिस जाए। तो 6 से लेके 1600 मीटर अबव द सी लेवल आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसी के साथ में वेल ड्रेन लूमी जो कंटेंट जो रहता है, गुड डील रहती है, ह्यूमस उसके अंदर देखने को मिलेगा। आयरन कैल्शियम जो है आइडियल काफी अच्छे माने जाते हैं कॉफी के लिए। इसीलिए यहां पर ये सारी जो एरिया है कर्नाटका और ये सारा जो एरिया है यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो यहां पर ये उगाई जाती है। तो ये बेसिक चीजें होगी। अब कॉफी के आविष्कार के बारे में बात करते हैं, हमारे देश में कॉफी आई कहां से निकलकर। माना तो ये जाता है कि जो अरेबिया वाला जो रीजन है यहाँ पर, जैसे सऊदी अरेबिया वाला रीजन हो गया, ठीक है, यमन वाला ये सारा रीजन हो गया, ये माना जाता था कि यहाँ पर इलीगल है अगर कॉफी को कोई यहां से बाहर लेकर जाए, तो ऐसे यहाँ पर इसको यूज करते थे, यानी कि यहीं पर ही होने चाहिए। पर फिर भी चोर तो आप लोगों को पता है, यहाँ पर पाकिस्तान के कुछ ऐसे चोर थे जो कि न्यूक्लियर वेपन की टेक्नोलॉजी चुरा कर ले आए, ये तो फिर भी कॉफी थी बेचारी, ठीक है। तो अभी रिसेंटली उनकी डेथ हुई है, उनकी आत्मा को शांति मिले, पर काम बड़ा खतरनाक करके गया इंसान, ठीक है, वो आत्मा को शांति मिलने वाला काम नहीं है वैसे देखा जाए तो। अगर बात करें यहाँ पर बात की जा रही है, एक पर्टिकुलर एरिया है कर्नाटका के अंदर जिसका नाम हिस्ट्री में भी आप लोगों को देखने को मिलेगा, इसको बोलते हैं चंद्रागिरी। तो चंद्रागिरी हिली वाला एरिया है जहां पर सबसे पहले माना जाता है हमारे देश में कॉफी उगाई गई, जिसको चोरी करके लाया गया था, स्मगल्ड करके बेसिकली, ठीक है। और नॉर्मली जब अंग्रेज हमारे देश में आ गए तो वो थे बेसिकली शौकीन इन सब चीजों के, तो अय्यास आदमी थे अंग्रेज, तो उन्होंने पूरे मजे लिए हमारे देश में आकर। तो डच के यहाँ पर लोग आए थे, ठीक है, तो उनके द्वारा आकर माना जाता है कि यहाँ पर हमारे देश में कॉफी उगाई गई और फिर ये एक रेगुलर चीज होगी हमारे देश में, कमर्शियल क्रॉप के तरीके से भी इसको देखा जाने लगा। तो ये कॉफी का व्यापार अपने देश में चला फिर, तो ये इसके बारे में इंफॉर्मेशन बता दी, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई माइंड में आप लोगों को लेकर इसको कोई कंफ्यूजन होगा। ओके, आइए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट खबर यहां पर निकल कर आ रही है ये है हमारे देश में जो कैबिनेट होता है, कैबिनेट बोले तो बेसिकली मंत्रिमंडल आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसके द्वारा अभी एक डिसीजन लिया गया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, नाम से ही आप लोग देखते हैं, प्रधानमंत्री के द्वारा चलाई गई गरीबों के कल्याण के लिए योजना, जिसको PMGKAY फेज 5वां अभी आप लोग को देखने को मिल रहा है। तो ये यहाँ पर पहले कई बार इसको एक्सटेंड किया जा चुका है, स्टार्ट तो की गई थी 2020 में, पर लेकिन आगे बढ़ती हुई जा रही है। क्यों? क्योंकि कोविड-19 जाने का नाम नहीं ले रहा है और अब तो नए नए वायरस के नए नए अभी बच्चे पैदा हो रहे हैं इनके, जो और भी ज्यादा ताकतवर है। तो अभी यहाँ पर उसको और आगे के लिए बढ़ा दिया गया कोविड-19 का इंपैक्ट ध्यान में रखते हुए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाए अगर आप लोगों से, किस मंत्रालय के अंदर में आती है, तो ये याद रखेगा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है यहाँ से पैसा दे रही है सारा निकाल कर। आप लोगों ने देखा होगा हमारे देश में एक और स्कीम चल रही है जिसको बोलते हैं नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, 2013 में लाया गया था। इसके चलते मुझे हंसी तब आई थी जब यहाँ पर लड़ रहे थे कांग्रेस और बीजेपी। कांग्रेस ने बोला हमने ये स्कीम बनाई थी, बीजेपी ने बोला इस स्कीम के तहत हमने सबसे ज्यादा लोगों को बेसिकली खाना अनाज दिया है, ठीक है। मुझे ये लगा उस टाइम पर, मैंने कहा किसानों को भी पूछ लो भाई साहब, किसान तो अपना क्रेडिट ले नहीं रहे कि हम ही यहाँ पर अनाज उगा रहे हैं, हमारे बारे में बात कर लो। यानी कि स्कीम तुमने बना दी, इंप्लीमेंट तुमने कर दी, पर लेकिन अनाज किसका आ रहा है उसके अंदर वो तो देख लो। तो इसीलिए कहते हैं कि यहाँ पर जो एक तरीके से मेन सोर्स है जहां से चीजें निकल कर आ रही है उसी की इज्जत नहीं की जा रही है। ये बिल्कुल ऐसे ही हो गया जिससे बच्चे थोड़ा सा अपने कामयाब क्या हो गए, माँ बाप की इज्जत करनी छोड़ दी, वो वाली चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। यानी कि उसी किसान जो कि यहाँ पर सारी चीजें उगा रहा है उसी को कोई काउंट नहीं कर रहा है, एक कह रहा है कि मैंने बनाई है, दूसरा कह रहा है मैंने इंप्लीमेंट किया, दोनों क्रेडिट ले रहे हैं, ठीक है। तो ये एक अजीब तरीके की चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जो है वो ऑलरेडी हमारे देश में आप लोगों को खाना प्रोवाइड कराता है 5 किलोग्राम जो गेहूं और चावल, तो ये उसमें एडिशनल है 5 किलोग्राम सब्सिडाइज फूड ग्रेन और देखने को मिलेगा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू। यानी कि ये ऑल्टरनेटिव नहीं है, सप्लीमेंट्री है, मतलब जो आप लोगों को मिल रहा है उसमें और एडिशन आप लोगों को मिलेगा, ना कि ऐसा है कि या तो ये ले लो या फिर ये ले लो, ऐसा नहीं है, दोनों ले लो आप लोगों को, ऐसा देखने को मिलेगा। तो अभी यहां पर जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का जो नया वर्जन लाया गया है और जो पुराना वर्जन था 2020 में, उसमें चेंज ये किया गया कि पहले दाल भी दी जा रही थी, तो अब दाल वाला जो सिस्टम है वो यहां पर इनके द्वारा अभी यहां से हटाया गया है, ठीक है। तो न्यू वर्जन में लैक ऑफ वन इंपॉर्टेंट कॉमन जो यहां पर कंपोनेंट आप लोगों को देखने को मिलेगा, वो था यहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट 1 किलोग्राम दाल दी जा रही थी, तो उसको अभी यहां पर हटाया गया, ठीक है।
अगर बात करें यहाँ पर इनिशियल फेज इसका स्टार्ट किया गया था अप्रैल मई जून में, तो अभी हम लोग यहाँ पर इसको बढ़ा बढ़ाकर फेज फिर बढ़ गए, इसके आगे चलकर फिर बढ़ गए और फिर बढ़ गए, ठीक है। तो बढ़ते बढ़ते अभी हम लोग कहां पर आ गए, अभी इसका अभी नेक्स्ट फेज आप लोग को देखने को मिल रहा है। तो इसमें अभी ये 2022 में मार्च तक चलने वाला है। माना ये जा रहा है कि गवर्नमेंट जो है काफी अच्छा खासा खर्च कर रही है इसके ऊपर, लगभग 60 लाख मेट्रिक टन। आप लोग देखो, हर एक इंसान को खाना प्रोवाइड कराना तो ये आसान काम नहीं है। तो गवर्नमेंट ने भी हिम्मत मारी और देश में सबसे ज्यादा लोगों को सब्सिडाइज फूड प्रोवाइड कराने वाला प्रोग्राम बन गया ये ऑल ओवर वर्ल्ड में। तो इसकी भी कई जगह तारीफ भी हो रही थी कि हाँ, अपने देश के नागरिकों को गवर्नमेंट जो है वो साथ में लेकर चल रही है। तो 4 परमानेंटली जो ऑन गोइंग ऑलरेडी यहाँ पर जो अगर बात करें इसके बारे में अवेलेबल है चीजें, तो माना जाता है 93% के करीब फूड ग्रेन जो है वो यहाँ पर लिफ्ट हो चुका है, लोगों तक पहुंचाया जा चुका है। सिग्निफिकेंस तो यार ये लॉकडाउन के चलते जब लोगों के पास में रोजी रोटी नहीं थी, तो ये स्कीम जो है उनके लिए माई बाप बन गई और उनके जो घर में चूल्हा जला और बच्चों को और जो बेसिकली बूढ़े बुजुर्ग और जो माँ बाप सबको खाना मिला है यहाँ पर। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो गवर्नमेंट को काफी एक सैल्यूट करने वाली एक बात है यहाँ पर, उन्होंने इस टाइम पर ये स्कीम लॉन्च करी थी। तो गवर्नमेंट जो है उसके लिए एक्सपेंडिचर करती है 2.6 लाख करोड़, ठीक है। तो फेज 1 से लेकर फेज 5 तक का तो एक काफी बड़ा खर्चा भी इसके ऊपर यहाँ पर किया गया। इसी के साथ में अगर बात करें एडिशनल फूड सब्सिडी के बारे में, तो अभी और भी यहाँ पर दी जा रही है ताकि और अच्छे लेवल पर लोगों को चीजें मिलती रहे। चैलेंज भी है कई बार बेनिफिशियरी जो रहते हैं उनको प्रॉपर आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, क्योंकि 2011 का जो सेंसस है वो काफी पुराना है। तो इसके चलते कई बार दिक्कतें देखने को मिलती है। तो फूड एक तरीके से इनसिक्योर जो लोग हैं, उन मान लीजिए किसी के पास में डॉक्यूमेंट्स नहीं है, उनको कवर नहीं किया जा रहा है किसी स्कीम के तहत, तो उनको तो फिर छोड़ ही दिया गया, उनके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है। तो इसलिए कई बार चीजों को क्रिटिसाइज भी किया जाता है। तो ये बिल्कुल ऐसे है जैसे कि मान लीजिए आप लोग लेक्चर देख रहे हैं, ठीक है। तो जो लेक्चर देख रहे हैं रेगुलर, उनको मैं बता दूंगा कि अच्छा भाई यार कल ना ये वाली चीजें हैं तो इनको ऐसे कर लेना, ठीक है। मैंने पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया, टेलीग्राम पर जाकर डाउनलोड कर लेना। अब ये उनको पता चल गया जो लेक्चर रेगुलर देख रहे हैं। मैं बोल दिया जैसे कि मैंने कल आज मैंने आप लोगों को एथिक्स का जो क्वेश्चन था वो मैंने संडे में नहीं दिया, वो मैंने आज टेलीग्राम पर डाल दिया। तो आप लोग उसको देख लीजिएगा आंसर राइटिंग वाले टेलीग्राम में। तो जो रेगुलर लेक्चर देख रहे हैं उनको पता चल गया, पर लेकिन जो देख ही नहीं रहे हैं, जो ओनली बेसिकली उसी को अटेम्प्ट करने के लिए आते थे, तो उनको तो पता ही नहीं चलेगा। तो ये दिक्कत सामने निकल कर आती है। तो उससे आप लोग चीजों को अंदाजा लगा सकते हैं। तो बहुत सारे लोग जो है वो अनकवर्ड यहां पर रह जाते हैं। तो ये है बेसिक इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आगे चलते हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। और हाँ, जब से मैंने वो वीडियो अपलोड की है अभी, जो आप लोगों ने बेसिकली बहुत सारी वीडियो सेंड की थी, उसके बाद में यार बहुत सारी वीडियोस और आ गई हैं, ठीक है। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कई सारी वीडियो आ गई हैं अभी यहाँ पर यहाँ पर अभी उनको देखूंगा आगे जब भी टाइम मिलेगा। अगर आप लोगों को लगता है सेंड करते रहने आप लोगों को, तो जो भी एक्सपीरियंस आप लोगों का रहता है, कई सारे बच्चों ने फेसबुक ग्रुप पर भी सेंड किया, टेलीग्राम पर तो बहुत ही सारी सेंड की है कई सारे बच्चों ने, कई सारे ने जीमेल पर भी सेंड कर रहे हैं। तो आप लोग सेंड कर रहे हो, कोई टेंशन नहीं है, सेंड करते रहिए आप लोगों का जो भी एक्सपीरियंस है। और अब तो मैंने ये भी बोला था आप लोग कोई नहीं, चलिए 1 मिनट से ज्यादा भी आप लोग बना सकते हैं, पर 5 मिनट के अंदर अंदर रखिएगा, ठीक है। मतलब 3-4 मिनट तक अगर रहे ज्यादा तो उससे ज्यादा बेटर रहेगा। बस यही है कि हाँ, जो भी आप लोग शेयर कर रहे हैं वो दिल से निकल कर आना चाहिए। ये नहीं कि बस भेजना है तो सर को भेजना है। जो देख रहा हूं तो उसको देखकर कई बार इमोशनल भी हो जा रहा हूं। इवन मैं भी, आप लोगों ने भी देखी हुई कई सारी ऐसे वीडियो, यार रियलिटी में यही चीज होती है खुश करने वाली। तो इनको आप लोग एंजॉय करते रहा करो, ठीक है। आगे चलते हैं, यहाँ पर एक मंत्रिमंडल के बारे में बात की जा रही है, जिसके चलते उनके द्वारा डिसीजन लिया गया एटमॉस्फेयर, ये क्लाइमेट रिसर्च मॉडलिंग ऑब्जर्विंग सिस्टम एंड सर्विस के बारे में बात की जा रही है। एक स्कीम है, ये जो स्कीम देखने को मिलेगी इसको बेसिकली आगे के लिए, यानी कि 21 से लेके 26 तक के लिए अभी इसकी साइकिल आप लोगों को आगे निकल कर आ रही है। नेक्स्ट फाइनेंस साइकिल है इसकी जो स्टार्ट की जा रही है। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ के अंदर, अर्थ एंड साइंस, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर में आती है। तो ये वेदर और क्लाइमेट के बारे में बात करती है। अभी आप लोगों को पता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 हुई जो क्लाइमेट चेंज को लेकर, तो कई सारे मुद्दे भी देखने को मिल रहे हैं। तो वेदर जो है और क्लाइमेट जो है वो काफी ज्यादा चेंज नजर आ रहा है। वेदर और क्लाइमेट में क्या डिफरेंस होता है? तो देखिए, वेदर जो होता है वो शॉर्ट टर्म होता है। जब बहुत सारे शॉर्ट टर्म वेदर को आप लोग ऐड कर देते हैं तो वो काफी लॉन्ग टर्म एक सोल्यूशन बन जाता है कि अच्छा इस एरिया का ऐसा मौसम रहता है, तो उसको आप लोग क्लाइमेट बोल देते हैं, ठीक है। तो वेदर का और क्लाइमेट क्या है? वेदर शॉर्ट टर्म है क्लाइमेट का, जब बहुत सारे वेदर एक जगह मिल जाएंगे तो क्लाइमेट बन जाएगा, ऐसा बोल सकते हैं। अगर बात की जाए यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट मुद्दा यह है कि 8 सब जो स्कीम है यहाँ पर अंडर द अम्ब्रेला स्कीम, जिसका नाम रखा गया यहाँ पर क्या है? इसका नाम है ACROSS, ठीक है। तो यानी कि एक तरीके से एटमॉस्फेयर क्लाइमेट रिसर्च मॉडलिंग ऑब्जर्विंग सिस्टम सर्विस। तो ये एक अम्ब्रेला स्कीम हो गई, कई सारी और भी स्कीम देखने को मिलेगी जिसके चलते यहां पर काम किया जाता है, ठीक है। तो सब स्कीम जैसे कि बात की जा रही है कमीशन ऑफ, यहां पर बात की जा रही है पोलर मीटर, डोपलर, वेदर रडार, तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगी। अपग्रेडेशन फोरकास्ट के बारे में बात की जाती है, वेदर और क्लाइमेट के बारे में यहां पर बात की जाती है। और भी कई सारे मुद्दे आप लोगों को देखने को मिलेंगे एक तरीके से इन्वायरमेंट से कनेक्टेड है। कहीं क्लाउड बर्स्ट हो गया, यानी कि एक तरीके से बादल फट गया तो क्या कंडीशन देखने को मिलेगी, तो उसके बारे में यहां पर बात की जा रही है।
तो एक तरीके से क्लाइमेट जो ये यहाँ पर वेरिएबिलिटी इनके चेंज होता रहता है। इसी के साथ में बायोलॉजिकल अगर बात करें, ओशियनोग्राफी के बारे में बात की जा रही है और फिजिकल ओशियनोग्राफी के बारे में बात की जा रही है। तो ये सारा सिस्टम जब एक साथ में मिल जाता है, समुद्र हो गया, जमीन हो गया, धरती, पानी, एयर, तो सब कनेक्ट हो जाते हैं, तो तब चलकर चीजें साथ में चलती हैं। तो यानी कि ऐसा नहीं है कि एक एरिया के बारे में आप लोग बात कर सकते हैं बस। तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस जो है यहाँ पर वो एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो कि यहाँ पर काम करता है, और इसके अंदर आप लोगों को जो इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट देखने को मिलेगा, IMD, इसी के साथ में यहाँ पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल जो आप लोगों को मेट्रोलॉजी देखने को मिलेगा, नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग देखने को मिलेगा, इंडियन नेशनल, ये सारे इंस्टीट्यूट है, ठीक है, रटना नहीं है इनको, बस एक पता होना चाहिए कि ऐसे ऐसे इंस्टीट्यूशन भी हमारे देश के अंदर में है। एक होमवर्क अगर आप लोग करना चाहें तो थोड़ा सा आप लोग कर सकते हैं, टाइम निकालकर ये करिएगा जरूर। ये इंस्टीट्यूशन कहां कहां पर इनके हेडक्वार्टर हैं, ये एक बार जाकर आप लोग देखेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा पर लेकिन कई बार मैच करने के लिए स्टेट पीसेस के अंदर लगभग क्वेश्चन बन जाते हैं कई बार, ठीक है। आगे अगर बात करते हैं तो यहाँ पर ये बात की जा रही है कि डेजिग्नेटेड रोल जो है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा काफी ज्यादा यहाँ पर किस तरीके की चीजों को लेकर चलना है। तो ईच इंस्टीट्यूट जो है उसको एक रोल दिया गया है ताकि यहाँ पर अबव द टास्क जो है जो भी है उनको दिया जा सके, एड वगैरह। तो यहाँ पर कई सारी चीजें देखने को मिलेगी। अभी अगर बात की तो अगर इंप्रूव हो जाती है वेदर फोरकास्टिंग ये सब चीजें, तो कई सारी चीजें हो जाती हैं कि कहीं पर साइक्लोन आ रहा है, कोई दिक्कत हो रही है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन पता चल गई, तो कई सारी चीजों को हम लोग इंप्रूव कर सकते हैं। उन्हें थंडर स्टॉर्म, तूफान आ गया, हीट वेव देखने को मिल गई, तो लोगों को अवेयर भी हम लोग करा पाएंगे और इसी के साथ में क्या क्या चीजें हैं उसके बेस पर हम लोग काम भी कर पाएंगे। तो एक अपॉर्चुनिटी के तरीके से भी यहाँ पर इन चीजों को देखा जा रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं। ये एक काफी प्यारी न्यूज लगी पर्सनली मुझे यहाँ पर, हालांकि थोड़ी पुरानी है पर लेकिन मुझे लगा कि ये जो न्यूज है कवर होनी चाहिए क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। और बात भी की जा रही है नॉर्थ ईस्ट के बारे में, तो नॉर्थ ईस्ट के बारे में, महिलाओं के बारे में, बच्चों के बारे में, बूढ़ों के बारे में, ये ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन है जिन पे एग्जामिनर का लार टपकती है, ठीक है, तो इसलिए इनको जरूर याद रखिए। तो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश वाला जो एरिया है उसके बारे में अगर बात करें तो उसके अंदर अभी यहाँ पर एक तितली है केसरी हिंद, उसको स्टेट बटरफ्लाई यानी कि स्टेट की तितली का नाम उसको दे दिया गया है। तो एक तरीके से केसरी हिंद का मतलब होता है एम्परर ऑफ इंडिया, ठीक है, तो यानी कि एक तरीके से इंडिया के राजा, सरदार, आप लोग ऐसा बोल सकते हैं। इसका जो साइंटिफिक नेम है ये देखने को मिलेगा टीनोपाल्पस, टीनोपाल्पस इंपीरियल्स, ठीक है, तो ये आप लोगों को इसका नाम देखने को मिलेगा। तो जो कि यहाँ पर बड़ी ही एक सुंदर सी तितली आप लोगों को यहाँ पर नजर आ रही है, तो ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों के सामने है तितली जो कई सारी कलर की आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी, ठीक है, तो वेरी रेयर है, ऐसा नहीं कि बहुत जल्दी आप लोगों को मिल जाती है। इसी के साथ में जो तितली आप लोगों को देखने को मिलेगी एक ग्रुप है, ठीक है, तो यहाँ पर बात की जा रही है बेसिकली सैलोटेल जो बटरफ्लाई है, तो उसके ग्रुप का ये पार्ट आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो फैमिली है इसकी यहाँ पर पेपलिनोए, ठीक है, तो ये एक पर्टिकुलर एक नहीं ऐसा परिवार हो गया कोई, उस परिवार के से कोरोना वायरस के एक परिवार के कई सारे बच्चे आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं, तो तितली भी यार इसी तरीके से एक परिवार का बच्चा है, ठीक है। तो उसके चलते इसके बारे में ये इंफॉर्मेशन बताई गई है। नॉर्मली यहाँ पर जो टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं वहां पर ये पाई जाती है और ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट में देखने को मिलेगी। 9 से लेकर 120 सेंटीमीटर की ये लेंथ होती है वेस्ट बंगाल, मेघालय, असम, सिक्किम और मणिपुर के अंदर, और ईस्टर्न हिमालय में भी आप लोगों को देखने को मिल जाती है। तो इसका मतलब ये कि जहां पर ये तितली पाई जा रही है उसका फॉरेस्ट का एरिया जो है वो काफी अच्छा है, ठीक है, जैसे आप लोगों ने घर का माहौल काफी अच्छा है तो इसका मतलब सब कुछ घूम रहे हैं, तो वही वाली बातें हैं यहाँ पर। तो ये तितली जहां पर है तो फॉरेस्ट का एरिया का इन्वायरमेंट जो है वो काफी अच्छा है, ऐसा यहाँ पर एक इंडिकेशन दिया जाता है। हमारे देश के साथ साथ में नेपाल, भूटान, म्यांमार और लाओस, वियतनाम और चाइना में भी देखने को मिलेगी, ठीक है, तो चाइना के भी अंदर है, तो ये एक अच्छी बात आप लोग बोल सकते हैं, पड़ोसी भी यहाँ पर तितली का मजा ले रहे हैं, ठीक है। IUCN के अंदर नियर थ्रेटन की कैटेगरी में, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसी के साथ में CITES के बारे में इसको सेकंड लिस्ट में रखा गया है, ठीक है, अपेंडिक्स सेकंड में। CITES की फुल फॉर्म बताइए, ठीक है, ये पता होना चाहिए आप लोगों को। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में बात करें तो 1972 का सेकंड शेड्यूल के अंदर इसको डाला गया है। अब कुछ और बातें समझ लेते हैं। यहाँ पर बटरफ्लाई जो है वो एक तरीका इंसेक्ट है जिसको यहाँ पर लेपिडोपेट्रा, ठीक है, तो ये एक तरीके से लेपिडोपेट्रा ऑर्डर आप लोगों को देखने को मिलेगा, फाइलम आर्थारोपोडा, ठीक है, तो ये पर्टिकुलर आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये बेसिकली मोथ यानी कि तितली का जो एरिया होता है कहां से निकलकर चलती है, तो इंसेक्ट से निकलकर फिर आगे बढ़ती है। और लाइफ साइकिल आप लोगों ने तितली की देखी होगी कि पहले ऐसा एक छोटा सा वो बन गया, फिर उससे खुल के आगे चला, फिर इस तरीके से, तो पूरी लाइफ साइकिल तितली की चलकर निकल कर आती है, तो उसके बारे में बात की जाती है। एडल्ट जो होता है वो आप लोगों को बेसिकली प्रॉपर बटरफ्लाई देखने को मिलेगा, इसके पंख वगैरह सब चीजें खुल जाती हैं। इसी के साथ में जो हिमालयन बटरफ्लाई जिसको गोल्डन बर्ड विंग्स के नाम से भी आप लोग जानते हैं, या फिर साइंटिफिक नेम है यहाँ पर इसका ट्राइडस एकस, ठीक है, तो ये आप लोगों को डिस्कवर की जाती है लार्जली बटरफ्लाई आफ्टर 88 ईयर यहाँ पर
सिग्निफिकेंस क्या है, अगर ये चीजें कहीं पर मिलती हैं तो ये पता चलता है कि ये एरिया जो है वो अच्छा खासा एरिया है, कोई दिक्कतें देखने को नहीं मिल रही है। इसी के चलते इंडिकेटर होते हैं स्पीसीज की, प्रोवाइड कराते हैं इन्फॉर्मेशन ओवरऑल कंडीशन, इकोसिस्टम कैसा है, इन्वायरमेंटल कंडीशन कैसी है, और पोलिनेशन का भी काम करते हैं, जो कि जिसके बेस पर यहाँ पर जो फल फूल पेल पत्तियां आप लोग को देखने को मिलते हैं तो उसका बेसिक चीजें भी यहाँ से निकल कर आती हैं। ठीक है, तो ये है इसके बारे में इंफॉर्मेशन, तो कंफ्यूजन आप लोग को नहीं होना चाहिए। ओके, आइए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की ओर। ये न्यूज भी एक इंपॉर्टेंट न्यूज बोल सकते हैं। ठीक है, ये रिसेंटली लगातार न्यूज में है, कुछ दिनों पहले भी न्यूज में थी और अभी कल भी आप लोगों को न्यूज में देखने को मिली और आगे भी मिलती ही रहेगी जैसी अभी देश में चीजें चल रही हैं। कोरोना वायरस के बारे में आप लोगों ने सुना है, यहाँ पर नोरो वायरस के बारे में बात करूंगा। नोरो वायरस जो है ये अभी रिसेंटली केरला में डिटेक्ट किया गया और ये आप लोग का जो पेट का सिस्टम होता है, ठीक है, तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल जो है उसमें आप लोग को दिक्कत यहाँ पर नजर आएगी। इन्फ्लेमेशन का उसमें काम करता है, पेट की जो इंटेस्टाइन होती है ना, आंत आप लोगों को देखने को मिलती है, तो उसमें काफी दिक्कत क्रिएट करता है। इंसानों को उल्टियां और इसी के साथ में डायरिया यानी कि दस्त लग जाते हैं। तो इसी के चलते जो यहाँ पर काफी मुझे खतरनाक जो चीजें देखने को मिली, ये वायरस जो है ये कई सारी चीजों को रजिस्ट करता है। इवन टेम्परेचर अगर 60 डिग्री भी आप लोग कर दें तो भी ये बना रहेगा, यानी कि अगर आप लोग किसी खाने को गर्म भी कर लें एक बार को अच्छा खासा, तो भी ये वायरस नहीं मरता है। और सैनिटाइजर को तो ये कुछ मानता ही नहीं है, वो सैनिटाइजर को तो बोलता है आथू, ये क्या यूज कर रहे हो, इन पे तो कुछ भी नहीं करने वाला हूं मैं। तो वो वाली बातें, कपिल शर्मा वाला डायलॉग यहाँ पर लग जाता है बेसिकली। तो यानी कि ये अपने आप को बादशाह समझता है कि हाँ, जो भी चीजें हैं, जो भी अर्थव्यवस्था इन्होंने मेरे आसपास क्रिएट कर रखी है, उससे मेरे ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। ये सारी बहुत छोटे बच्चों वाली बात होगी मेरे सामने। तो डिफरेंट वेराइटी के नोरा वायरस सेवरल टाइम आप लोगों को यहाँ पर, जो कि आज के डेट में यहाँ पर नजर आ रहे हैं, तो डिफरेंट वेराइटी ऑफ नोरा वायरस तो आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं, जो कि इम्यून सिस्टम पर काफी इंपैक्ट पड़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक तरीके से आप लोगों को ये नजर आएगा, जो इंपॉर्टेंट थिंग है जो यहाँ पर अगर बात करूं, कि एक इंसान जो है अपनी लाइफ में कई सारे ऐसे जो डिफरेंट तरीके के जो वायरस हैं यहाँ पर नोरा वायरस के, उससे इन्फेक्टेड हो जाएगा। पर लेकिन अगर आप लोगों ने एक वायरस के खिलाफ इम्यूनिटी डेवलप कर ली, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग इम्यून हो गए। ठीक है, इसका मतलब ये है कि दूसरे वाला, उसका छोटा भाई बहन जो है वो आकर अटैक करेगा तो आप लोगों का बॉडी जो है वो एक तरीके से इम्यून नहीं मानेगा, वो उसके साथ में अलग तरीके से लड़ेगा। तो सब अपने अपने हथियार लेकर अलग अलग आते हैं। ट्रांसफर बेसिकली आप लोगों को देखने को मिलेगा, इन्फेक्टेड हेल्दी इंडिविजुअल को यहाँ पर कंटेमिनेट किया जा सकता है फूड के थ्रू भी यहाँ पर, या फिर कोई ऐसा सरफेस है, कोई जिस सरफेस पर नोरा वायरस है वहां पर आप लोगों ने खाना रखकर खा लिया। कई सारे लोग होते हैं ना इस तरीके से खा लेते हैं। ओरल फिकल, किसी का झूठा बोलते हैं, आप लोगों ने सुना होगा, किसी का झूठा नहीं खाना चाहिए। कई बार ये सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है। किसी के साथ में अगर किस किया जा रहा है और वो इंसान को ये वायरस है, तो आसानी से उस इंसान के मुंह में से दूसरे इंसान के मुंह में लग जाएगा। ये किस वाली बात मैंने क्यों बोली यहाँ पर, इसका बेसिक पर्पज है, नॉर्मली छोटे बच्चे आप लोगों ने देखा होगा, उनको बड़ी जल्दी चल चलकर उनके गाल चूमते हैं, उनके कई बार उनके जो लिप्स होते हैं उन पर भी किस कर लेते हैं। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, अगर कोई इंसान बाहर से कहीं से आ रहा है, ठीक है, तो उनको बच्चों से खासकर दूर रखना है। खासकर बच्चों में ये काफी खतरनाक बीमारी आप लोगों को देखने को मिलेगी, अगर लग जाए तो बच्चे को लेकर चली जाएगी। तो थोड़ा सा बच्चों को ध्यान रखा करो। आज के में कोरोना वायरस हो गए, कई सारे वायरस हो गए, तो कोई आकर इस तरीके से बच्चे को किस करता है तो उसको थोड़ा सा डिस्टेंस पे रखो। प्यार दिखा रहा है वो अपनी जगह पर, लेकिन बच्चे की इम्यूनिटी इतनी डेवलप नहीं होती थी कि वो वायरस को झेल सके। हम तो फिर भी ठीक लेवल पर पहुंच गए हैं। तो बच्चे हो गए, एल्डर लोग हो गए, और जिसके पास में कोमोर्बिडिटी, मान लीजिए और लेडी वो कई सारी बीमारी लिए बैठा है जायदाद में, यानी कहते कि खुशियों वो ये जायदाद मुझे पूर्वजों से मिले, खुशी की बात है। तो यहाँ पर ये बेसिकली दुख की बात यहाँ पर ये कि ऑलरेडी कई सारी बीमारी इंसान लिए बैठा है, अब उसको यहाँ पर अगर कोई वायरस आएगा तो वो आराम से और इंपैक्ट डालेगा। सिम्टम्स है डायरिया, वोमिटिंग, स्टमक यानी कि पेट में दर्द हो गया, उल्टी हो गई, दस्त हो गए, इसी के साथ में आप लोगों को जो आंत में जो दिक्कतें देखने को मिलेगी, तो ये सारी चीजें यहाँ पर नजर आती हैं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये दिक्कतें हैं। ठीक है, वायरस जो होता है यहाँ पर अगर बात करें इसके बारे में, तो कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है वायरस का। ठीक है, तो जेनेटिक जो मेडिकेशन है उसके बारे में बात करें तो एक तरीके से हेल्प कर सकती है क्योर करने के लिए, पर लेकिन जेनेरिक मेडिसिन, जेनेरिक मेडिकेशन जो होते हैं, जो डायरिया के लिए यूज की आती है, वोमिटिंग के लिए यूज की आती है, वो आप लोगों को एक बार यूज कर सकते हैं, पर लेकिन कोई परमानेंट सॉल्यूशन इसका अब तक अवेलेबल नहीं है। इसी के साथ में अगर बात करें स्टेटस क्या है, ये खतरनाक है, 685 मिलियन, ठीक है, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, तो इसका आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं, 10 की मल्टीप्लाई और कर दो इसमें, तो इससे आप लोग एक अंदाजा लगाएंगे इतने लाख लोग जो हैं, तो यहां पर हर साल यहां पर केस एनुअली देखने को मिलते हैं, और 20 मिलियन के करीब तो यहां पर जो डिटेक्ट होते हैं चिल्ड्रन के अंदर, बच्चों के अंदर, ये देखने को मिलेगा। 50,000 के करीब बच्चों की जान इसी की वजह से जाती है, जो डायरिया आप लोग बोल देते हैं, और ये कहीं ना कहीं कोज होता है इस वायरस की वजह से। तो इसलिए बोला जाता है कि बच्चों की डिस्टेंस रखनी है। इसलिए मैंने आप लोगों को बोला था कि कई बार बच्चों के आके जो गालों पर किस करना और वो सब जो हरकतें की जाती हैं, तो ये दिक्कतें आप लोग को देखने को मिलेगी। तो ये इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ यार, ये चीजें आप लोग सुनते हो ना, तो इनको दूसरों तक पहुंचाया करो। एग्जाम में आएंगे, चलो सही है, एग्जाम अपनी जगह पर, लेकिन लाइफ है, यानी कि जान है तो जहान है। तो बच्चों की जान बचाना आप लोगों में
लेक्चर इसलिए इस तरीके से पढ़ाने की कोशिश करता हूं ताकि सोसाइटी को भी फायदा हो सके। यानी कि आप लोग सोसाइटी में हैं तो जीवित प्राणी हैं, तो आप लोग जीवित हैं तो इसका एक तरीके से क्या रिजल्ट होना चाहिए कि जो आप लोगों को आप लोग जानते हैं चीजें वो आप लोग दूसरों तक पहुंचाए। वरना मैं इसको ऐसे ना पढ़ाकर आप लोग बस एग्जाम के पॉइंट ऑफ से पढ़ाकर निकल जाता है 1 मिनट के अंदर में, पर लेकिन पर्पज मेरा ये रहता है कि कहीं ना कहीं ये सोसाइटी में इसका इंपैक्ट पड़े। अगर आप लोगों ने किसी चीज के बारे में पढ़ा है तो दूसरों तक वो इन्फॉर्मेशन जरूर पहुंचाओ। इसलिए मैं बोलता हूं कि अगर आप लोगों को टाइम मिले, जो चीजें आप लोगों ने पढ़ी है ना, किसी को आप लोग बता दो जिसको इसका फायदा हो सकता है। आप लोगों का रिवीजन भी हो जाएगा और कहीं ना कहीं आप लोग एक तरीके से लंबे समय तक चीजें भी याद रख पाएंगे। और अगर टाइम नहीं मिल पाता है तो ये वीडियो आप लोग दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। तो दोनों में से जो भी सुटेबल लगे, पहले वाला ज्यादा प्रेफर करूंगा वैसे में, आप लोगों का रिवीजन हो जाएगा और सामने वाले के लिए, पर फिर भी टाइम नहीं लगता है तो दूसरे वाला भी आप लोग इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो कोशिश करो ये चीजें करने की यार, थोड़ा तो अपना कंट्रीब्यूशन आप लोग दे सकते हैं यहाँ पर, कोई ज्यादा नहीं, थोड़ा कम से कम आप लोग का रिवीजन भी हो जाएगा। इंपॉर्टेंट लोकेशन के बारे में यहाँ पर बात करेंगे और बात की जा रही है यहाँ पर बोगनेविल द्वीप के बारे में। तो बोगनेविल जो द्वीप है यहाँ पर, ये आप लोग को पपुआ न्यू गिनी, तो ये पर्टिकुलर एरिया आप लोग को देखने को मिलेगा जो कि एरिया है यहाँ पर किसका, मेलेनेशिया का। तो यहाँ पर आप लोग देखते हैं नीचे ऑस्ट्रेलिया हो गया और ये इंडोनेशिया हो गया, इसके पास में ये एरिया देखने को मिलेगा। तो माउंट बाल्बी यहाँ पर आप लोगों को नजर आएगा और यहाँ पर आर्किपेलागो यानी कि जो समूह है इसको बोलते हैं सोलोमन आइलैंड। तो सोलोमन आइलैंड मैंने आप लोगों से पूछा भी था तो कई बार ये न्यूज में आ जाता है। तो यहाँ पर बोगनेविल जो द्वीप है यहाँ पर ये ईस्टर्न मोस्ट यानी कि इस साइड में आप लोगों को देखने को मिलेगा पपुआ न्यू गिनी के, जो कि सोलोमन जो सी है वो भी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा एग्जैक्ट लोकेशन। तो ये सदर्न पैसिफिक वाले रीजन की बात की जा रही है। ज्योग्राफिकली जो बोगनेविल जो ये पर्टिकुलर एरिया है तो आप लोगों को देखने को मिलेगा लार्जेस्ट जो है सोलोमन आइलैंड, तो लोकेटेड है नियर द जो पर्टिकुलर जो नियर द नॉर्दर्न एंड ऑफ दिस चेन, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर इस एरिया के बारे में बात की जाए तो ये पर्टिकुलर द्वीप हो गया, ये आइलैंड हो गया। तो लोकेशन कई बार आप लोगों से पूछ ली जाती है, तो मुझे बेसिकली पढ़ाने का पर्पज ये था कि ताकि कोई कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में न रहे और आप लोग इसके बारे में जाने। तो ये था टोटल डिस्कशन। अभी एक रिव्यू मैं आप लोगों को दूंगा, इसके बाद में आप लोग आगे बढ़िएगा तो आप लोगों को क्विज मिलेगा और फिर आगे कल का रिवीजन करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखकर जाया करो और फीडबैक अपना जरूर दिया करो, लाइक या डिसलाइक कर बता सकते हैं, 1 सेकंड आप लोगों को लगेगा। इसी के साथ में जो भी क्वेश्चन पूछता हूं उनके आंसर दिया करो, और अगर पसंद नहीं आ रहा है लेक्चर तो कमेंट कर भी आप लोग बता सकते हैं। जो भी क्वेश्चन पूछता हूं उनके सबके आंसर आप लोगों को टेलीग्राम पर भी पोस्ट कर देता हूं, तो आप लोग उनको भी वहां पर भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। आइए एक बार देख लेते हैं। एक मोटिवेशनल कोट हम लोगों ने देखी यहाँ पर। मोटिवेशनल कोट क्या, बेसिकली वही एक्सपीरियंस रहते हैं चीजें। इसी के साथ में एक इंपॉर्टेंट डे के बारे में हम लोगों ने बातें की। आधार के बारे में कई सारी बातें मैंने आप लोगों को पढ़ाई, तो आप लोगों का आधार बना दिया आधार को लेकर, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कॉफी किस किस को पसंद थी, आप लोगों से पूछा था, बताइए कॉफी या फिर चाय, ठीक है। क्या पीना पसंद करोगे मेरे साथ में, अगर मैं आप लोगों को एक मौका दूं, कभी हम बैठकर पिए आपस में, कॉफी पियोगे या फिर चाय, ठीक है बताइएगा जरूर। पानी भी चल जाएगा, वैसे नींबू पानी भी अच्छा लगता है, ठीक है, तो उसको भी आप लोग पी सकते हैं, ओके। इसी के साथ में यहाँ पर एक पर्टिकुलर स्कीम के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया, अभी इसको एक्सटेंड किया गया, वो हम लोगों ने समझ लिया। क्लाइमेट चेंज और वो सारे मुद्दे हम लोगों ने जाने, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बटरफ्लाई के बारे में और किस एरिया में बात की जा रही है, अरुणाचल प्रदेश वाले एरिया के बारे में भी हम लोगों ने बात कर ली। इसी के साथ में नोरो वायरस के बारे में जान लिया हम लोगों ने, क्या क्या दिक्कतें देखने को मिल रही है, और एक इंपॉर्टेंट लोकेशन के बारे में मैंने आप लोगों को बताया। थोड़ा सा जूम करके भी आप लोग इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर एरिया है, और जूम करना है तो ये भी आप लोग देखते हैं, और कई सारे आइलैंड आप लोग यहाँ पर दिख जाएंगे। बेसिकली देख लेना एक बार, और थोड़ा सा जूम करके नहीं देखना है तो ये वाला भी है। तो कई सारे मैप यहाँ पर डाल दिए गए थे, एक ये भी आप लोग को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसके बारे में याद रखिएगा। तो एम्परर जो रेंज है आप लोग को देखने को मिलेगी यहाँ पर, इसी में बाल्बी और इसी के साथ में बागाना, ठीक है। तो ये बहुत एक्टिव वोल्केनो आप लोग को यहाँ पर नजर आते हैं। तो ये कुछ बातें भी हैं जो कि एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो आज का डिस्कशन यहां पर, अब आप लोगों के सामने है क्विज। तो कॉफी जो है वो किस पर्टिकुलर एरिया में पाई जाती थी, तो मिट्टी आप लोगों को बतानी थी कैसी थी, राज्य बताने थे, और टोटल सबसे ज्यादा कहां पर पाई जाती है, कितने प्रतिशत। प्रधानमंत्री की जो स्कीम है इसका नाम बताइए, गरीबों के लिए चलाई गई है, कौन से मंत्रालय के अंदर में आते हैं। केसरी हिंद जो यहाँ पर तितली है वो किसको अपने राज्य की तितली बनाई गई है, और किस एरिया में इसको हिली एरिया में सबसे पहले उगाया गया। तो ये है क्वेश्चन। थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कल का। बात की जा रही है यूनाइटेड नेशन रिजोल्यूशन में 181 के बारे में मैंने बात की थी, ये किससे रिलेटेड है ये आप लोग को बताना था। इसी के साथ में यहाँ पर कौन से 2 राज्य थे जहां पर सबसे ज्यादा जो महिलाएं हैं, जो बेसिकली उनकी जो बच्चों की जो शादी की जाती थी, ठीक है, चाइल्ड मैरिज, उसके बारे में बात की थी। वुमेन के बारे में बात की थी, इंटरनेट कहां पर कौन कितना यूज करते हैं, और मैन के बारे में। इजराइल और इंडिया के बीच में स्टेम क्या था ये जाना था। कौन सा आर्टिकल संविधान के अंदर में बेसिकली बात करता है कि एक साइंटिफिक टेम्पर जनरेट करना चाहिए। नेशनल जो साइंस फाउंडेशन उसके बारे में बात की थी कि मैथमेटिक्स और स्किल को ही जॉब मिलेगी कितने प्रतिशत। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात की थी, तो MIS क्या था। 15th एडिशन ये एक्सरसाइज का देखने को मिला था। दोस्ती किस किस की थी एक्सरसाइज, ये आप लोग को बताना था।
तो आंसर क्या थे यहाँ पर एक एक कर देख लेते हैं। पहले का आंसर था 1947 में आया था यहाँ पर ये रिजोल्यूशन। बिहार और बंगाल में सबसे ज्यादा बच्चों की शादी होती है। 64% महिलाएं और 85% लोग जो हैं वो यूज करते हैं इंटरनेट। इजराइल और इंडिया के बीच में था साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स वाला फंडा, ये मैंने डिस्कस किया। आर्टिकल 51 होता है फंडामेंटल ड्यूटी का, ये याद रखेगा। नेशनल साइंस और फाउंडेशन के द्वारा बोला गया 80% लोगों को जॉब उनको मिलेगी जो मैथमेटिक्स और साइंस के होंगे। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बात की गई थी मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम के बारे में, और मालदीव, श्रीलंका और इंडिया की थी एक्सरसाइज जिसके बारे में मैंने डिस्कस किया था, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो आज का डिस्कशन कैसा लगा फीडबैक जरूर देना यार, 1 सेकंड लगती है आप लोगों को, तो फीडबैक जरूर दिया करो, ठीक है। बाकी पीडीएफ यहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और मेरे साथ में आप लोग यहां पर भी कनेक्ट रह सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर मिलता हूं, तब तक अपना ध्यान रखिए, बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।